देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां पर शिमला बाईपास पर बड़ा हादसा टला। हाथी को बचाने में डिवाइडर से टकराई कार। रोड पर देर रात मची अफरा तफरी। जंगली हाथी अचानक से सड़क पार करने लगा और कार के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए हाथी को बचाने का प्रयास किया। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कोई जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन जो वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। एक जंगली हाथी जो अचानक से सड़क पार करने लगा, इस जंगली हाथी को बचाने के कारण जो कार है वो डिवाइडर से टकरा गई और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वाहन। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है। देहरादून के शिमला रोड पर ये घटना घटित हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक जंगली हाथी जो सड़क पार कर रहा था, उसे बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। किस तरीके से पूरे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो रोड है ये भारी ट्रैफिक वाली रोड नजर आ रही है, यानी काफी वाहन इस रोड पर हैं। और उस बीच एक जंगली हाथी द्वारा रोड क्रॉस जब की जा रही थी, तब वाहन अचानक से रुका। वाहन अचानक से रुकने की वजह से जो अचानक वहां पर डिवाइडर था, उससे वाहन टकराया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं रुद्रपुर में इस बार बकरीद को लेकर नगर निगम प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त एक्शन प्लान लागू किया है। महापौर विकास शर्मा के निर्देश पर खुले में कुर्बानी, नालियों में खून बहाने और पशुओं के अवशेष फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने बताया कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस या फिर निर्धारित स्थलों पर ही की जा सकेगी। प्रत्येक स्थल पर विशेष निगरानी समिति गठित होगी, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ महिला सदस्य की मौजूदगी भी अनिवार्य रहेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेशों और नगर निगम अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की है। कुल मिलाकर बकरीद पर मनमाने ढंग से सड़क पर असर ना हो, त्योहार को त्योहार की तरीके से मनाया जाए और पीसफुली त्योहार निकल जाए। इसलिए ये कुछ नियम हैं जो नगर निगम जिन्हें फॉलो कराने के लिए पूरी सख्ती से लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है। खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। इसमें हमने तय किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनका पूरी तरह से रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में पालन किया जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से बकरीद की कुर्बानी पर अनुज्ञा प्राप्त स्लॉटर हाउसों में ही की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त कुर्बानी स्थल पर मात्र एक कुर्बानी दी जाएगी। प्रत्येक कुर्बानी स्थल की कुर्बानी कार्रवाई समाज द्वारा गठित समिति की निगरानी में की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। प्रत्येक समिति में कम से कम 5 और मैक्सिमम 11 सदस्य हो सकते हैं। उक्त समिति में 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति नहीं होगा। कुर्बानी की पूर्ण कार्रवाई डिजिटल तरीके से की जाएगी, डिजिटल निगरानी में की जाएगी। कुर्बानी की कार्यवाही में हिंसा प्रवृत्ति का प्रदर्शन ना हो, पूरी प्रक्रिया स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करे। और यह भी निर्देश दिया है कि ईद उल जुहा बकरीद के दिन किसी भी खुले स्थान पर, सार्वजनिक सड़क पर, किसी भी पूजा स्थल के सामने से गुजरने वाले रास्ते पर बकरे, भेड़, भैंस सहित किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ईद उल जुहा बकरीद के दिन किसी भी गाय की संतान, बछड़े या किसी भी ऊंट का वध नहीं किया जाएगा। वहीं देहरादून के प्रेमनगर में पार्सल डिलीवरी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पार्सल वापस ले जाने से इनकार करने पर आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी सुमित लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसकी रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया।
धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले के अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी। एक जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालना दो युवकों को भारी पड़ गया। ये वायरल जानलेवा वीडियो विकास नगर के डाक पत्थर में मौजूद झूला पुल का है। पूरी कहानी समझने से पहले जरा आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। वीडियो में बहुत से जो युवक हैं वो झूला पुल पर खड़े हुए हैं और इनमें से 2 युवक रील बनाकर मशहूर होने की चाहत में देखिए कैसे अपनी जान को जोखिम में डालते नजर आए। वीडियो में दोनों युवक बारी बारी से शक्ति नहर के गहरे पानी में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई विकासनगर पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई कर डाली है। रील में हीरो बन रहे युवक पुलिस की गिरफ्त में आते ही गिड़गिड़ाने लगे और अपनी गलती का पछतावा होने के बाद ये युवक माफी मांगते हुए दूसरों को ऐसा न करने की अपील करते नजर आए। मेरे द्वारा जो झूले के पुल से रील डाली गई थी स्टंट की, तो मैं उस चीज़ के लिए माफी मांगता हूँ। बाकी आगे से कोई भाई ऐसा स्टंट ना करे और ये सबके लिए जोखिम हो सकता है। और बाकी मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसी कोई रील नहीं है। वहीं जनपद में जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन इस बार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दूर दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर अधिकारियों को जवाबदेही का सख्त संदेश दिया। जन सुनवाई में कुल 106 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें पेयजल, सड़क, मुआवजा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, कृषि नुकसान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कार्यक्रम के दौरान गोली क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में पानी की समस्या की शिकायत सामने आते ही जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गुणवत्ता जांचने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन के इस रुख से साफ संकेत मिला कि बच्चों से जुड़ी सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपावत में आगामी विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि 29 मई से 7 जून तक प्रशिक्षण और तैयारी कार्य होंगे, जबकि 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची 14 जुलाई को प्रकाशित होगी और दावे आपत्तियों 13 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को जारी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के दौरान दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे और आधार केवल पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। आमजन की सहायता के लिए 24/7 डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर भी स्थापित किया गया है। चंपावत के सीमांत क्षेत्र बेलखेत में बाढ़ और भू कटाव की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 125.96 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। पूर्णागिरी तहसील के इस संवेदनशील क्षेत्र में क्वेराला नदी के बढ़ते कटाव से ग्रामीणों को घर, कृषि भूमि और जनजीवन खतरे में था। जुलाई 2024 की अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने सुरक्षा योजना तैयार की थी। योजना के तहत नदी किनारे 225 मीटर लंबी GI वायर क्रेट संरचना बनाई जाएगी, जिससे कटाव और बाढ़ के खतरे को नियंत्रित किया जा सकेगा। परियोजना पूरी होने के बाद बेलखेत क्षेत्र को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलने और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो बेलखेत के लिए 125.96 लाख रुपए स्वीकृत। क्वेराला नदी के कटाव से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर यह कार्य योजना बनाई जा रही है। सुरक्षा संरचना 225 मीटर लंबी बनाई जाएगी। ग्रामीणों और कृषि भूमि को दीर्घकालिक संरक्षण मिलेगा। बेलखेत के लिए यह प्लान सरकार का जिसका काम भी अब शुरू हो चुका है।
उत्तराखंड की पौराणिक नगरी लाखा मंडल में निजी निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से खुदाई में प्राचीन मूर्तियां और शिल्प खंड मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुरातत्व विभाग की प्रारंभिक जांच में ये अवशेष 10वीं 11वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित संरक्षण में ले लिया गया है। संरक्षित क्षेत्र में खुदाई को लेकर लाखा मंडल शिव मंदिर समिति ने विरोध जताते हुए इसे ऐतिहासिक धरोहर के लिए खतरा बताया है। मामले में शिकायत के बाद एसडीएम प्रेमलाल ने राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए हैं, जबकि पुरातत्व विभाग ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर खुदाई रोकने के आदेश दिए हैं। महाभारत कालीन लाक्षागृह से जुड़े इस क्षेत्र में पहले भी कई प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग पूरे क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वे की मांग कर रहे हैं। पास्ट में हमने नोटिस भी दिया हुआ है, वहाँ से एक मूर्ति निकली है जो पैर उसका थोड़ा भगना अवस्था में। मूर्ति को खबर हमको लगी, अपने स्टाफ लोकल स्टाफ जो एनटीएस है उन्होंने हमको लिखित रूप में प्रेषित किया था। उसके बाद हमारा जो कंजर्वेशन असिस्टेंट बैठते हैं उन्होंने भी हमको इन्फॉर्म किया था। तत्काल प्रभाव से मूर्ति को बरामद किया गया और अपने संरक्षण में लिया गया। अभी मूर्ति हमारे स्कल्पचर स्टेट में है, लाखा मंडी में। तो हम लोग नोटिस दे रहे हैं और पुनः एक बार नोटिस और देंगे। उसके बाद मामले उनकी जो भी अवैध निर्माण है उसको डिसमेंटल करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जसपुर में आगामी 28 मई को ईद उल जुहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर कोतवाली पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, साफ सफाई और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने त्योहार के दौरान पानी और बिजली की समस्या उठाई, जिस पर प्रशासन ने उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक में सभी पक्षों ने ईद को अमन, चैन और भाईचारे के साथ मनाने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने का भरोसा जताया है। पुलिस प्रशासन ने भी आपसी सौहार्द बनाए रखने और सहयोग की अपील की है। कुर्बानी का कोई वीडियो ना बनाएं और कुर्बानी की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें। साफ सफाई का ख्याल रखें। कुर्बानी पर्दे में करें। सरकार द्वारा प्रतिबंध जानवरों की कुर्बानी भी ना करें और प्रतिबंधित स्थानों पर कुर्बानी ना करें। क्यों? हमें प्रशासन ने जो रूट दिए हैं कुर्बानगाह जाने के लिए, उन्हीं रूटों का इस्तेमाल करें। कुर्बानगाह से जब अपना गोश्त लेकर के आएँ तो ढक करके लेकर के आएँ, ताकि किसी की नज़र भी ना पड़े और किसी को ठेस भी ना पहुँचे। हम अल्हम्दुलिल्लाह जसपुर का जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है बड़ा खूबसूरत है। यकजहती की यहाँ मिसाल है कि दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कुर्बानी पर्दे में करें। आने वाला जो बकरीद का पर्व है उस पर चर्चा की गई, उनके द्वारा उनके जो सुझाव लिए गए, उनकी राय ली गई, उसमें कोई समस्या ना आए और पर्व जो है शांति से और सौहार्द से कंप्लीट हो, इसके लिए उन सभी से बातचीत की गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ और कुछ बातें उसमें नोट की गई हैं। दोनों ही तरफ से उनकी राय भी ली गई है और कुछ एसपी महोदय सर ने कुछ दिशा निर्देश आने वाले पर्व के उसमें दिए थे, जो उनसे अवगत कराया गया है। चमोली जिले के विष्णुप्रयाग क्षेत्र में सोमवार को एक महिला तीर्थयात्री के गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला अचानक गिर गई थी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर लगे भारी जाम के कारण एम्बुलेंस घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। यहां तक कि जिस वाहन से घायल महिला को ले जाया जा रहा था वो भी जाम में फंस गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोशीमठ पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और नटराज चौक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक महिला को स्ट्रेचर के माध्यम से पैदल ही पहुंचाया। पुलिस की इस तत्परता और सूझबूझ से घायल महिला को समय पर उपचार मिल गया। चारधाम यात्रा के दौरान जोशीमठ पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था संभालने के साथ साथ यात्रियों की मदद में सक्रिय भूमिका निभा रही है। देहरादून में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हरियाणा का एक युवक बीच सड़क पर अपनी कार खड़ी कर मौके से हटने को तैयार नहीं हुआ, जिससे इलाके में लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को वाहन हटाने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक आक्रोशित हो गया और उसने पुलिसकर्मियों को चाकू दिखाकर धमकाने की कोशिश की। चाकू देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पीछे हट गए और स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद
कड़ी मशक्कत के बाद करीब 6 पुलिसकर्मियों की मदद से युवक को काबू में लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ जारी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माफिया विरोधी नीति के तहत कुमाऊं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 25 करोड़ रुपए की संगठित भू धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड धनंजय गिरी को गिरफ्तार किया गया। 2018 से सक्रिय सिंडिकेट पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और कई लोगों से ठगी की गई थी। जांच में तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर नई एसआईटी ने कार्रवाई तेज की। अब आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुमाऊं में वर्षों से सक्रिय यह हाई प्रोफाइल सिंडिकेट भोले भाले लोगों को जमीन और निवेश के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने जांच में शिथिलता बरत रही पुरानी एसआईटी को भंग कर नई एसआईटी का गठन कराया। इसके बाद जांच ने तेजी पकड़ी और पुनर्गठित एसआईटी ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। विरोध प्रदर्शन में रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेंगे और बिना सहमति के इन्हें लगाया जा रहा है। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसके बाद माहौल शांत कराया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध लगातार जारी रहा। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आप यहाँ पर कैंप लगाइए। कैंप में जो भक्ता चाहता है कि जो मीटर लगवाना चाहता है वो मीटर लगवाए और जो नहीं चाहता वो मत लगाए। जबरदस्ती क्यों लगाना? जब धीरे धीरे लोगों को दिखेगा कि फायदा हो रहा है तो वो लगवा लेंगे और नहीं दिखेगा तो सबसे पहले रुद्रपुर विधायक अपने आवास में मीटर लगवाया। देखिए, रुद्रपुर का विधायक तो देखो कहता कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ कहता है कि मलिन बस्तियों में गरीबों को परेशानी नहीं होगी, दूसरी तरफ सारे के सारे पूंजीपतियों से यारी दोस्ती है उनकी, तो उनका तो कुछ कहना था। उनका खुद का जनाधार खिसक रहा है अभी कुछ दिनों बाद। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल तो है नहीं। और विधायक जी ने अपने घर पे लगाया तो उसी दिन हमें समझ आते, मैं जनता को समझा रहा था उस समय भी कि जो विधायक अपने घर में लगाया तो कल आपके घर में भी लगने में आसानी नहीं। आज आ रही है ना जनता के घर में। बीजेपी के नुमाइंदे पार्षद इनके लगाइए ना पहले मीटर, प्रभावशाली लोगों के लगाइए, फिर गरीब बस्ती में आइए। ये सबसे बड़ी मलिन बस्ती संजय नगर, आप जबरन लोगों से बदतमीजी करते हुए मीटर लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबसे पहले प्रभावशाली लोगों के लगाइए जो सत्ता में अपनी हैसियत रखते हैं, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सबसे पहले वहां लगाइए और गरीब बस्ती में चालू हो जाएगी। रुद्रपुर विधायक सिंह का कहना है कि सबसे पहले मैंने अपने आवास में लगाया, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसे ही सबके लगवाइए ना, जितने पूंजीपति उन सबके लगवाइए। और उन्होंने कहा था जबरन नहीं लगेगा, उन्होंने कहा था पहले मैं अपने घर में मीटर लगवा रहा हूँ, फिर इसके नुकसान और फायदे बताऊंगा। आज तक तो जनता देख रही है, आज तक नुकसान फायदे नहीं पता लगे। कब तक विरोध? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उनके घर में मीटर लगा दिया, स्मार्ट मीटर, और बाद में उतारा जब सत्ता का दबाव पड़ा। जब जनता नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर लगे, तो सरकार क्यों थोपना चाहती है? स्मार्ट मीटर काहे के लिए थोप रहे हैं आप? जब नहीं चाहते लोग तो आप जरूरी लोग घर में घुस रहे, बदतमीजी कर रहे हो, लोगों के अंदर हिटलरशाही रवैया अपना रहे हो, लोगों की बिजली काट दे रहे हो, लोगों की लाइन काट दे रहे हो। जरूरी जो लोग घर में नहीं है, ये बंगाली बस्ती हमारी है, यहाँ बहुत सारे लोग बेचारे जो लेबर मजदूरी काम करते हैं, बेचारे वो छोटे मोटे की नौकरी करते हैं काम। अब वो लोग अपना घर छोड़ के गए, अपने काम पे गए हुए हैं, जरूरी घर में ताला लगा पड़ा है और जरूरी ताला उसमें करके बाहर से मीटर उतार के मीटर लगाया जा रहा है। हमारा कहना ये क्या है? क्या ये साथ में लगे रामपुर में आप देखें, वहां के विधायक ने विरोध कर दिया स्मार्ट मीटर का, वहां स्मार्ट मीटर हटा दिए गए। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक जी कहाँ पर है? विधायक जी आइए ना, आप क्यों नहीं करते? यहाँ पर हमारे लोग ये चाहते हैं कि आपको निकल के आना चाहिए, क्यों नहीं निकल के आते? लोग त्रस्त है, लोग परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब लोग नहीं चाहते तो हम लोग भी लोगों के साथ खड़े। लोग चाहेंगे तो लग जाए, लेकिन जब लोग चाहते नहीं लगेगा तो नहीं लगना चाहिए। आखिर संजय नगर खेड़ा बस्ती को क्यों टारगेट किया जा रहा है? चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के रायनगर, चौड़ी और आसपास के गांव में आलू किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों ने इस बार 40 से 45 रुपए किलो तक महंगा बीज खरीदकर फसल तैयार की, लेकिन बाजार में वही आलू मात्र 12 से 15 रुपए किलो में बिक रहा है। इससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही और वे भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं।
किसानों का कहना है कि दिन रात की मेहनत, सिंचाई और जंगली जानवरों से फसल बचाने के बावजूद उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा। किसान भैरव दत्त राय ने बताया कि खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। क्षेत्र में सब्जी मंडी न होने से किसानों को मजबूरी में अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से आलू की सरकारी खरीद शुरू करने और स्थायी मंडी स्थापित करने की मांग की है ताकि उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। नगर चौड़ी में सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से यहाँ पर 30-40 रुपए किलो बीज खरीद करके यहाँ पर लगाया और उसके बाद अब फसल खोदने का नंबर आया है और मार्केट में जो इसका भाव है वो बहुत ही न्यूनतम भाव है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और यहाँ पर 48 रुपए किलो बीज लगा करके अब हमें 10-15 रुपए किलो मार्केट में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें हमारी मेहनत मजदूरी भी निकलती है, दिन भर इसमें लगते हैं, कितनी बार इसमें पानी की व्यवस्था करनी होती है, गुड़ाई करनी है, निराई करनी है और खाद पानी सब देना है इसे। उसके बाद जो कुछ भी बचता था, लेकिन आज के समय में इसके भाव न मिलने से किसान बड़ा परेशान है और हम लोग भी ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आगे ये फसल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नुकसान का सौदा होगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर हो रही साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले साइबर टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया था। अब तक हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर चल रही करीब 250 फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को लालच देकर ठगी करने वाली 134 वेबसाइट्स के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि ये साइबर गैंग मुख्य रूप से दूसरे राज्यों से संचालित हो रहे हैं। एसटीएफ की टीमें आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप नंबर और नए फर्जी पेजों को ट्रेस कर तुरंत हटाने की प्रक्रिया जारी है ताकि श्रद्धालुओं को ठगी से बचाया जा सके। चारधाम हमारी यात्रा, इसमें सरकार द्वारा पूर्व निर्देश हुआ था कि जैसे हमेशा इसमें देखा गया है कि हेली सर्विसेज के नाम पर, खासकर चारधाम हेली सर्विसेज नाम पर फ्रॉड होता है और यात्री इसमें काफ़ी असुविधा इसमें होती है उनको। इसको देखते हुए यात्रा शुरू होने से पहले ही एसटीएफ की जो साइबर टीम है उसके द्वारा लगातार ऐसी वेबसाइट फेक नंबर जो सर्कुलेट होते हैं बुकिंग के नाम पर, उन पर नज़र रखी जा रही थी और ऐसे करीब 250 के करीब ऐसी फेक वेबसाइट जो क्रिएट की गई थी उसके आधार पर उनको रिमूव कराया गया और 134 वेबसाइट जो लगातार ऐसे प्रलोभन देकर बुकिंग के नाम पर थी उनके खिलाफ एक केस यहाँ पर साइबर थाने में रजिस्टर्ड किया गया है। उसके आधार पर हमारी टीम काम कर रही है कि ये खासकर देखा गया एक दो प्रांतों से ही ये गैंग ऑपरेट कर रहा है और उस पर कार्रवाई के लिए भी टीमों को लगाया गया। साथ ही साथ कोई भी ऐसी फेक वेबसाइट, कोई ऐसा पेज बनता है या कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर जो ट्रैवल एजेंट के नाम पर, बुकिंग के नाम पर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, उसको लगातार ट्रेस करते हुए उसको वहाँ से रिमूव भी किया जा रहा है। साथ ही साथ उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन